और वो इतने भयानक विदाई गीत गाती हैं। बाबू करे जवामा पड़ी है दरार रे। मेरी बेटी है, कोई पांचवा सातवां आठवां तीसरा चौथा आदमी कुछ कह रहा है, उसके लिए मैं अपनी बेटी घर से निकाल दूं? ज्यादातर माएँ जो अपनी लड़कियों की विदाई करती हैं, उनका अपना विवाह अच्छा नहीं चला होता, या एक अनजान आदमी जो कि तुमसे शादी कर ही रहा है तुम्हारी देह देख करके, वो तुमसे सिक्योरिटी देगा। कौन सी कमी की बात करें? दो ही कमियां होती हैं कि सेक्स नहीं मिल रहा होगा और तो दिख नहीं रहा है, तुम्हारा इस्तेमाल चीज़ की तरह किया जा रहा है। आप महिलाएं, आप क्यों तैयार हो जाती हैं अपना घर छोड़ के जाने को? मुझे तो नहीं समझ में आया कभी भी, पर आप लोग चले जाते हो तो आपको उसमें कुछ आता होगा मज़ा। आप बताओ, मैं क्या बताऊं? या आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? और ऐसा नहीं कि मतलब 2-4 किलोमीटर या 20 किलोमीटर चले जाते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हो, विदेश चले जाते हो, साल में एक बार लौट के आते हो। माँ बाप का घर अच्छा नहीं लगता? या माँ बाप से इतनी दुश्मनी रहती है कि जहाँ जाते भी हो वहाँ माँ बाप को नहीं ला सकते? चलो कहीं और जाना है, जहाँ जा रहे हो माँ बाप को लेके जाओ ना, माँ बाप है भाई, क्यों छोड़ रहे हो उनको? समस्या क्या है? या अत्याचार कर रहे थे वो? तो ये घर छोड़ छोड़ के क्यों भागती हैं भारतीय महिलाएं? पूरी दुनिया में यही रिवाज है, लेकिन भारत में और ज्यादा है, क्यों है? मुझे नहीं समझ में आया कभी। मेरी मौसियों की विदाई हो रही थी, मैं छोटा था, मेरी कई मौसियां, एक के बाद उनकी शादियां हो, और विदाई के समय पर ये भयानक माहौल, 20-40 औरतें छाती पीट पीट कर रो रही हैं, कोई 2-4 बेहोश हो गई हैं। ये हमेशा होता है। हो सकता है बड़े शहरों में होना बंद हो गया हो, छोटे शहरों में अभी भी होता होगा। पछाड़ खा खा के गिर रही हैं महिलाएं। जब विदाई हो जाती है तो होता ही हमेशा कि 2-4 बेहोश हो गई, उन्हें पानी डाल के होश में लाया जा रहा है। और उसमें से 10-12 ना एक्सपर्ट होती हैं वो गाने की, और वो इतने भयानक विदाई गीत गाती हैं। बेटियां जो जई हैं दरिजवामा बड़ी है, कोली आता है हमार। और मैं छोटा, मैं कहा ये काम अगर इतना ही गंदा है तो हो क्यों रहा है? इतना दर्द है, इतना रो रहे हो। बाबू करे जवामा पड़ी है दरार रे, भैया तो कहिए रे बहिनी हमार। ओ बाबा बाबा बाबा, मैंने वहां क्रांति कर दी। मैंने कहा नहीं होगा ये, जब ये इतनी गलत चीज है तो होनी ही नहीं चाहिए। इतना रो रहे हो माने दुख है, अगर इतना दुख है तो कर क्यों रहे हो? तो दूसरी विदाई में मुझे दूसरे घर में बंद कर दिया गया। काहे को इतना रोना क्यों? अगर इतने दुख का काम है तो करना क्यों? मजबूरी का तर्क मेरे गले कभी उतरा ही नहीं। पर मजबूरी है, करना होता है। काहे की मजबूरी है? तुम बाप हो, वो बेटी है, बीच में मजबूरी कहां से आ गई? किसकी मजबूरी है? कौन कर रहा है मजबूर? नहीं समझ में आया मुझे, आप बताओ ना। ये किसका दबाव? सामाजिक दबाव माने किसका दबाव? मेरी बेटी है, कोई पांचवा सातवां आठवां तीसरा चौथा आदमी कुछ कह रहा है, उसके लिए मैं अपनी बेटी घर से निकाल दूं? उसे पैदा करने से पहले भी तो ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा। बच्चे किसी तीसरे चौथे को दिखाने के लिए पैदा करे थे, कैसे? अगर सब कुछ दूसरों को दिखाने के लिए करा है तो बच्चे से झूठ क्यों बोला कि तुझसे प्रेम है? सीधे बोलते हैं कि तुझे पड़ोसी को दिखाने के लिए पैदा करा है। भले ही इसको ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि एक सांस्कृतिक विदाई गीत है, इसमें सांस्कृतिक कुछ नहीं है, इसमें बस कामुकता है और भौतिकता है। एक चीज है जिसको उठा करके यहां से वहां रख देना है और वहां उसका इस्तेमाल होगा, और यहां से उठा लिया गया है तो अब यहां उस पर खर्चा नहीं होगा। जितना तेरा खर्चा बचा उतना आप तू दहेज दे दे। भाई अभी तक तू इस पर खर्च किया करता था ना, अब तू नहीं खर्च करेगा इस पर, अब हम खर्च करेंगे, तो तेरा खर्चा हमारे ऊपर आ गया, चल तू दहेज दे। अब तो दिख नहीं रहा है तुम्हारा इस्तेमाल चीज की तरह किया जा रहा है। बच्चा पैदा करने की चीज, खाना बनाने की चीज, बिस्तर गर्म करने की चीज, सास ससुर की सेवा करने की चीज, तुम इस व्यवस्था में लगातार शामिल हुए ही जा रही हो। इंसान नहीं हो क्या? माता पिता को कुछ हो जाएगा तो बाद में हमारा क्या होगा? माता पिता को भी ऐसा लगता है कि हमें कुछ हो गया तो उन्हें क्या? नौकरी कर लो ना। वो अब ये जब तक बैठे दिमाग में, तब जिनकी नौकरियां लगी होती है ना वो भी चली जाती है। काहे को चली जाती है? सिक्योरिटी वाला इशू रहता है। कौन देगा सिक्योरिटी? जिसके यहाँ जा रहे हो कई बार वही मर्डर करता है, सिक्योरिटी कौन देगा? पहले तो ये मान के चलते हैं कि ऐसा सही होगा। हाँ, पहले तो अजम्पशन रहता है कि इस बाद में सब यार सही जो हो तुम्हारा जाएगा। बाप है, जो तुम्हारी माँ है, जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, वो सिक्योरिटी देंगे? या एक अनजान आदमी जो कि तुमसे शादी कर ही रहा है तुम्हारी देह देख करके, वो तुमसे सिक्योरिटी देगा? महिलाओं के जितने मर्डर होते हैं उसमें से 75% उनके पतियों, प्रेमियों, घर वालों द्वारा ही किए जाते हैं। सर मुझे लगता है बायोलॉजिकल नीड्स होती है, तो
कंपेनियन सब ढूंढ रहे होते हैं, तो लगता है कि अच्छा शादी एक एक्सेप्टेड फॉर्म है सोसाइटी में किसी भाई के साथ रहने बायोलॉजिकल के लिए। नीड्स मेरी भी थी, मैं भी जवान हुआ था। मुझसे कोई बोलता वो तभी पूरी होंगी जब फलानी लड़की है घर में जाकर रहने लग जाओ और चूल्हा चौका बर्तन करो। मैं कहता बायोलॉजिकल नीड्स नहीं भाड़ में, माने शारीरिक ज़रूरतों के लिए, माने सेक्स के लिए मैं किसी लड़की के घर में जाके परमानेंट निवासी बन जाऊं, ये तो कभी ना करूं मैं। एक आध दो दिन ठीक है, हो गई नीड्स पूरी, चलो अब वापस क्या करना है। इतनी बड़ी कौन सी नीड्स है कि उम्र भर के लिए कहीं बस जाओ? इतनी भयानक काम वासना, ये क्या होता है? सर पता नहीं, सोशल कंडीशनिंग होती पता है। नहीं तो कर कैसे लेते हो? जो चीज पता नहीं वो करे जा रहे हो। देखो कुछ कह रहे हैं। सहजीवन कर मतलब साथ साथ रहना है लाइफ पर, तो किसी को मतलब एक के साथ तो रहना पड़ेगा ना। जिसके साथ रहना उसे अपने घर क्यों नहीं बुला लेते? हाँ, और अगर वो ऐसा है कि तुम्हारे घर आना बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसके साथ रहना क्यों है फिर? मेरा कोई दोस्त बने और कहे कि दोस्तों पर तेरे घर नहीं आऊंगा कभी भी, हाँ तू मेरे घर आ, तो मैं उससे दोस्ती करूं क्यों? या तो बराबर का हो कम से कम खेल, थोड़ा तू मेरे यहाँ थोड़ा मैं तेरे यहाँ जाऊं। ऐसा आदमी दोस्ती करने लायक कहाँ से हो गया जो मेरे घर ही नहीं आ सकता और जो शर्त रख रहा है कि अपने माँ बाप को छोड़ तभी तुझसे दोस्ती करूंगा? ऐसे से मैं दोस्ती करूंगा क्यों? कि उन्हें लगता है कि कुछ कमी रह गई लाइफ में, अगर वो चीज़ नहीं हुई जो तो सोशली एक साफ होती है। साफ बात क्यों नहीं कर सकते हैं कि ऐसी कोई कमी नहीं रह गई है? और कोई कमी होगी तो मैं देख लूंगी, आप परेशान ना हो। पढ़ी लिखी हूँ, कमाती हूँ, सोच विचार रखती हूँ, जीवन के निर्णय कर सकती हूँ। कौन सी कमी की बात करें? दो ही कमियां होती हैं कि सेक्स नहीं मिल रहा होगा और किसी पुरुष का साथ नहीं मिल रहा है। और कौन सी कमी होती है? विवाह करके आपको और कौन, बच्चा, ये नहीं मिल रहा। कर लीजिए ना बात उनसे। मतलब वो इमेजिन नहीं कर पाते ये चीज़ कि कोई लड़का आके हमारे घर में साथ रह रहा है। मतलब वो ये चीज़ इमेजिन कर पाते कि एक लड़की आ जाएगी भाई की वाइफ। वो ये इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ, वो ये imagine वो कर अपनी लेते हैं। बेटी को उठा के कहीं ऐसे फेंक देंगे, ये इमेजिन कर लेते हैं। उनको लगता नहीं है कि ऐसा होता होगा, उनको लगता है सबका बढ़िया ही तो चल, उनका एक्चुअली यही होता है कि सबका बढ़िया चल रहा है, तुम्हारा ही तो खराब चलेगा। ज़्यादातर माएँ जो अपनी लड़कियों की विदाई करती हैं उनका अपना विवाह अच्छा नहीं चला होता, तो वो कैसे इमेजिन कर लेती है कि लड़की का अच्छा चलेगा? माँ है जो खुद अपने वैवाहिक जीवन में दुखी रही है, उत्पीड़ित भी रही है, वो अपनी लड़की की विदाई कर रही है और उसने कैसे कल्पना कर ली कि लड़की का खेल अच्छा चलेगा? बट एक्सेप्टेंस नहीं है। और सर मैं दूसरा पॉइंट ये बोलना चाह नहीं, रही थी। देखिए एक्सेप्टेंस, मैं आपकी बातें समझ रहा हूं पर समझना चाहता नहीं हूं, ठीक है? सर पेरेंट्स का भी यही है, वो समझते हैं पर समझना चाहते नहीं है। सर इसीलिए मैं पेरेंट्स से कर ही नहीं रहा ना बात। सर मैं किससे रहना कर तो रहा उनके हूं? घर में ही है ना फॉर सम टाइम, जब तक खुद का कुछ बिल्ड होगा तो अपने घर में चले जाइए। दैट थर्ड ऑप्शन इज देयर। ठीक है। अगर माँ बाप इतने ही क्रूर किस्म के हैं कि कह रहे हैं मेरा घर है यहाँ तू रह ही नहीं सकती, मुझे नहीं लगता ज़्यादातर माँ बाप इतने पहुंचे हुए होते हैं कि निकल बाहर अगर शादी नहीं करेगी तो। ऐसे होते हैं क्या? ताने तो कहीं भी जाओगे तो पड़ेंगे। पापी फेस बन जाता है बस, और कुछ नहीं है। सास के कोई ताने emotional- खाने से अच्छा है माँ के ही खा लो। गलत, कम से कम अपनी माँ है। सर देखिए, एक point- हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर दूसरा पॉइंट यही था मेरा कि सर लड़के कभी भी, मतलब लड़कियों के क्वेश्चंस है क्योंकि दे गो थ्रू इट, सो दे हैव दीस क्वेश्चंस कि व्हाई शुड आई गो थ्रू इट। बट सर लड़कों के कभी, पहली बात मैंने कोई लड़का नहीं देखा हु इज रेडी टू डू दिस। जो नहीं कर रहा उससे मत करो ना शादी। क्यों करनी है? नहीं छुओ, नहीं दूर दे आर रह। रेडी टू गो टू दी गर्ल्स हाउस एंड। भाई तू मेरे घर नहीं आ सकता तो मुझे तेरे साथ रहना नहीं है, खत्म बात। ऐसे नहीं है सर, मैंने तो कोई नहीं देखा। सरप्राइज तो नहीं रहना, किसी के साथ नहीं रहना। क्या हो जाएगा? क्या होगा? जेल में डाल देगा कोई? क्या करेगा? क्या कर लेंगे वो? नहीं निभाते दस्तूर, क्या उखाड़ लोगे? क्या कर लेगा कोई? मार देंगे। मार तो तब भी देते हैं जब चले जाते हो पिया के घर। दहेज हत्याएं कम हो गई हैं क्या? पता है ना, दुनिया भर में महिलाओं के जितने मर्डर होते हैं उसमें से 75% उनके पतियों, प्रेमियों, घर वालों द्वारा ही किए जाते हैं। तो तुम्हें कौन सी सुरक्षा मिल रही है दस्तूर वगैरह निभा करके? और पिता से तो कमी पिटती होंगी बेटियां, पिटती तो पति से ही हैं। हमने तो नहीं सुना कि पिता ने पीट पीट के मार डाला बेटी को। हाँ, भ्रूण हत्या वगैरह होती है, सब होता है बिल्कुल, लेकिन एक बार जन्म ले लेती है तब तो मोह ममता हो ही जाती है उससे थोड़ी, फिर तो कोई नहीं उसको जलाई पिता के घर में तो नहीं जाती ना। ये एक थैंक यू सर। क्रूर परंपरा है
ये जो चीज़ है ये क्रूर है, और इसी क्रूरता ने महिलाओं के मन को बिल्कुल विकृत कर दिया, ऐसे तोड़ मरोड़ दिया है। एक अपरूटेडनेस की भावना, जड़हीन होना, मूलहीन होना, मूल समझते हो, जड़, रूट, वो महिलाओं में हमेशा रहती है। वो सदा के लिए आश्रिता बन जाती है, आर्थिक रूप से नहीं तो मानसिक रूप से। मनुस्मृति वगैरह तो कहते भी हैं कि बचपन में उसे पिता पर आश्रित रहना है, जवानी में उसे पति पर आश्रित रहना है, और बुढ़ापे में उसे पुत्र पर आश्रित रहना है। और आगे ये भी कहते हैं कि ठीक ही है कि वो कभी स्वतंत्र ना रहे। अभी आपको तय करना है कि आपको ये सब मंजूर है कि नहीं। और अगर आप शुरुआत कर लोगे उस तरीके से तो अंत भी उसी तरीके से होगा। आश्रयता में शुरुआत करोगे, आश्रयता में ही अंत होगा। जीवन भर पर निर्भर बने रहोगे, किसी ना किसी की बाट जो होते रहोगे। और एक बात अच्छे समझना, जब आप किसी पर आश्रित होते हो ना तो आप उसकी ज़िंदगी भी खराब कर देते हो। ये शोषक शोषित के खेल में बर्बाद दोनों होते हैं। जब एक व्यक्ति किसी पे निर्भर होता है, बल्कि गुलाम ही बन जाता है दूसरे का, तो वो जो तथाकथित मालिक होता है उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। दोनों बर्बाद होते हैं, और जब दोनों बर्बाद होते हैं तो पूरा समाज बर्बाद होता है, राष्ट्र बर्बाद होता है, विश्व बर्बाद होता है। जिस किसी ने बंधन को स्वीकार कर लिया वो अध्यात्म से दूर हो गया ना, क्योंकि अध्यात्म का तो अर्थ ही है मुक्ति। जब अध्यात्म का अर्थ है मुक्ति और तुम जानते बूझते बंधन स्वीकार कर रहे हो, तो अब कौन सा अध्यात्म, कौन सी मुक्ति? और अगर मुक्ति नहीं तो जीवन भर तड़पोगे। तुम्हें जिंदगी भर के लिए तड़प पर ही हस्ताक्षर करने हैं तो कर लो। पैसा आता जा रहा है, शिक्षा बढ़ती जा रही है, भारत का जो उड्डयन क्षेत्र है, ये जो जहाज जिन पर आप उड़ते हो, एविएशन सेक्टर, इसमें मालूम है कितने प्रतिशत महिला पायलट हैं? 10%। और अमेरिका में कितने प्रतिशत हैं? अभी किसी ने बोल ही दिया, 3%। ये कितनी अच्छी बात है, समझो। आप अमेरिका से 3 गुना आगे हो। आप ही जिन हवाई जहाज़ों पर चलते हो ना, अगर 10 बार चल रहे हो तो 2 बार संभावना ये है कि कोई महिला वहाँ बैठी है कॉकपिट में। 2 पायलट होते हैं, उसमें से कोई एक तो महिला हो सकती है, इतनी संभावना है वहाँ पर। वो इतना बड़ा जहाज़ उड़ा सकती है, इतना पढ़ लिख जाती है, भारत में प्रधानमंत्री बन गई, भारत में राष्ट्रपति बन गई, मुख्यमंत्री तो बनती ही रहती है बीच बीच में किसी ना किसी प्रांत में, लेकिन फिर भी मजबूर है, फिर भी मजबूर है और धकेली जा रही है, निकल बाहर। ये दिया गया है मुझे, मैं पढ़ देता हूं आपसे। टॉक्सिक, बाबुल तेरी बगिया की मैं तो वो कली हूं रे, छोड़ तेरी बगिया मुझे घर पिया का सजाना है। तुम सजावट की वस्तु हो, तुम क्या हो? तुम शोकेस हो, तुम फ्लावर वास हो, बुके हो, ये क्या है? और जो इसमें प्रतीक भी है, जो सिंबलिज्म भी है, वो है पूरा रिप्रोडक्टिव ही। दिख रहा है क्या हूं मैं? कली हूं, भंवरा आएगा पराग लेकर और पॉलिनेट कर जाएगा। दिख नहीं रहा है कि इन सब बातों के पीछे एक भौतिक दृष्टि है, एक कामुक